लेट अस नाउ कंटिन्यू विथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हमारा अगला टॉपिक है एरर्स। तो चिल्ड्रन, जब भी कोई मेजरमेंट की जाती है, सपोज मैं किसी लाइन के लेंथ को मेजर कर रहा हूं, तो कभी भी वो मेजरमेंट 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। उस मेजरमेंट में कोई ना कोई गलती तो निकल ही आती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 100% परफेक्ट मेजरमेंट कभी नहीं ले सकते। तो फिजिक्स में हर रीडिंग में कोई ना कोई एरर जरूर आती है। आप चाहे कुछ भी मेजर कर लो, सपोज आप अपना मास मेजर कर रहे हो, तो उसमें भी कोई ना कोई गलती तो आ ही जाएगी, जाने अनजाने। हो सकता है वो गलती जानबूझ के हो जाए, या हो सकता है वो गलती बिना आपके जाने हो जाए, लेकिन गलतियां तो होती ही हैं। उल्टा ऐसा कहा जाता है कि एरर्स आर अनअवॉइडेबल इन मेजरमेंट्स। यानी जब भी किसी चीज को मेजर किया जाता है तो एरर तो होगा ही होगा, कंपलसरी। आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो, कितनी भी सावधानी बरत लो, लेकिन एरर होते ही हैं। नाउ लेट अस सी एरर के टाइप्स क्या हैं, मेजरमेंट में गलतियां किस टाइप की होती हैं। एरर बेसिकली दो टाइप का होता है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर उस एरर को कहते हैं जिसका रीजन हमें पता है। तो सिस्टमैटिक एरर क्यों हो रहा है, इसका रीजन हमें पता चल जाता है। रैंडम एरर वो एरर है जिसका रीजन हमें पता ही नहीं, बस रैंडम एरर हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और रैंडम एरर हो जाता है। जबकि सिस्टमैटिक एरर के पीछे की सारे रीजंस हमें पता होते हैं। तो लेट अस सी सिस्टमैटिक एरर इन डिटेल। सिस्टमैटिक एरर जनरली तीन चीजों की वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और पर्सनल एरर। अब इन चीजों को एक एक करके समझते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। सपोज आप जिस डिवाइस से मेजरमेंट ले रहे हैं वो डिवाइस ही खराब निकला। एग्जाम्पल, आपने जो स्केल खरीदा वो स्केल ही प्रॉपर नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट ही बेकार है, तो क्या आप सही रीडिंग ले पाओगे? कभी नहीं। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ है तो ऐसी रीडिंग कभी सही नहीं आएगी, इस इंस्ट्रूमेंट से ली गई रीडिंग कभी सही नहीं आएगी। तो ऐसी रीडिंग में इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। अब इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन ही गलत है। सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका डिजाइन ही गलत है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लेते हैं ये एक करेक्ट स्केल है, ये 0 सेंटीमीटर, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सेंटीमीटर, ये है करेक्ट स्केल। अब सपोज आप मार्केट से ऐसा स्केल खरीद के ले आओ जिस पे ये मार्किंग्स है। अगर ऐसा स्केल खरीद के ले आओ तो क्या इस स्केल से आपकी रीडिंग कभी सही आएगी? कभी नहीं। इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर डिजाइन और कैलिब्रेशन। इसका डिजाइन ही गलत है तो रीडिंग तो सही आ ही नहीं सकती इससे। इंस्ट्रूमेंट में जो अगला एरर होता है उसे जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर का मतलब है कि कोई रीडिंग नहीं है फिर भी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दिखा रहा है। ये बहुत कॉमन होता है, आप देख सकते हैं बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में या बहुत सारे ऑटो रिक्शाज वगैरह में एक स्पीडोमीटर लगा होता है, और वो अगर वो मोटरसाइकिल खड़ी भी है तब वो स्पीडोमीटर 10 की स्पीड दिखा रहा होता है। एक्चुअली जब मोटरसाइकिल या कोई कार बस वगैरह खड़ी है तो स्पीडोमीटर 0 दिखाना चाहिए, पर मोटरसाइकिल रेस्ट पे है तब भी स्पीडोमीटर 10 की स्पीड दिखाता है। वो 10 पे अटक जाता है, वो नीचे नहीं आ पाता। इस एरर को जीरो एरर बोलते हैं। जब रीडिंग नहीं है तब भी रीडिंग दिखाना, इसे जीरो एरर कहा जाता है। सिस्टमैटिक एरर का दूसरा टाइप है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। यानी कि जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो व्यक्ति रीडिंग ले रहा है, उसे रीडिंग लेने की टेक्निक ही नहीं आती, उसे यह पता ही नहीं है कि रीडिंग कैसे लेना है। तो इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा भी हो तब भी ये पर्सन ढंग से रीडिंग नहीं ले पाएगा। अगर एक्सपेरिमेंट करने का सही तरीका नहीं पता तो रीडिंग गड़बड़ ही आएगी। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एक सिस्टम एरर है, यानी उस बंदे को पता ही नहीं है कि करेक्ट प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपको किसी पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है
तो करेक्ट टेक्निक क्या है? टंग के नीचे, जीभ के नीचे थर्मोमीटर रखना या आर्मपिट के नीचे थर्मोमीटर रखना? चिल्ड्रन, इसका सही आंसर है जीभ के नीचे थर्मोमीटर रखना। जब जीभ के नीचे थर्मोमीटर रखा जाता है तो रीडिंग ज़्यादा परफेक्ट आती है। आर्मपिट के नीचे अगर थर्मोमीटर रखा जाता है तो रीडिंग इतनी परफेक्ट नहीं आती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जब भी वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर या नर्स उनके आर्मपिट के नीचे थर्मोमीटर रखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए आर्मपिट के नीचे इसीलिए रखा जाता है क्योंकि अलग अलग पेशेंट्स होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। एक पेशेंट तो होगा नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो अगर सबके टंग के नीचे वो रखा जाए थर्मोमीटर तो हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट में इन्फेक्शन फैल सकता है, कोई बीमारी फैल सकती है। हालांकि अगर आपको सिर्फ एक ही पेशेंट का टेम्परेचर मापना है, करेक्ट टेम्परेचर मेजर करना है, तो इट इज़ बेटर टू पुट इट अंडर द टंग। तो थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करके अगर टंग के नीचे रखा जाए तो सबसे बेटर रीडिंग आएगी। तो करेक्ट एक्सपेरिमेंट का टेक्निक पता होना चाहिए, रीडिंग लेने की करेक्ट टेक्निक पता होनी चाहिए, नहीं तो ऑफकोर्स रीडिंग में एरर तो आएगी। सिस्टमैटिक एरर का तीसरा टाइप है पर्सनल एरर। अगर एक्सपेरिमेंट करने वाला रीडिंग लेते वक्त केयरलेस हो जाए, केयरलेसली रीडिंग ले, तो उसे हम पर्सनल एरर कहेंगे। रीडिंग लेते वक्त बहुत कैजुअल एटीट्यूड अपना ले, बहुत ही हल्के में ले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को, तो वो एरर कर देता है रीडिंग लेने में, इसे पर्सनल एरर कहा जाता है। सिस्टमैटिक एरर अवॉइडेबल होता है। आप चाहो तो सिस्टमैटिक एरर को लगभग जीरो कर सकते हो। कैसे? इंस्ट्रूमेंटल एरर को जीरो करने का तरीका है अच्छा इंस्ट्रूमेंट खरीदो, किसी अच्छी कंपनी का इंस्ट्रूमेंट खरीदो, चाइना माल मत खरीदो। इम्परफेक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक्सपेरिमेंट करने की सही टेक्निक पढ़ो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो एक्सपेरिमेंट करने से पहले, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की इम्परफेक्शंस निकल जाएंगी। पर्सनल एरर को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो एक्सपेरिमेंट बहुत ही केयरफुली करो, हल्के में मत लो एक्सपेरिमेंट को, कैजुअल एटीट्यूड मत दिखाओ, बहुत ही सोच समझ कर एक्सपेरिमेंट करो। तो सिस्टमैटिक एरर का रीजन भी नोन है और उसे अवॉइड भी किया जा सकता है। लेट अस टॉक अबाउट रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसा एरर है जो आप कितनी भी कोशिश कर लो इसे कभी नहीं निकाल सकते। आप रैंडम एरर कम तो कर सकते हो पर रैंडम एरर को जीरो नहीं कर सकते। रैंडम एरर वो एरर है जो आपके बस में नहीं है। सपोज एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन कुछ खराबी की वजह से हमें पता नहीं चला और कुछ खराबी की वजह से जो एयर कंडीशन की सेटिंग है वो 24.9 डिग्री सेल्सियस पे चलने लगी। एक्सपेरिमेंट करने वाले को पता भी नहीं चला, उसके बस में भी नहीं है ये बात। ऑफ कोर्स जो 0.1 डिग्री सेल्सियस की गड़बड़ हुई है उसकी वजह से एरर आ जाएगा, और एक्सपेरिमेंट करने वाले को पता भी नहीं चला, उसके हाथ में भी नहीं है कुछ। तो ऐसे एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। पता ही नहीं चलता और ये एरर हो जाता है। इसको अवॉइड नहीं कर सकते, दे कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। लेकिन रैंडम एरर को कम जरूर किया जा सकता है, और रैंडम एरर को कम करने का तरीका है बहुत सारी रीडिंग ली जाए, एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाए। अगर किसी एक्सपेरिमेंट को 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार करें तो रैंडम एरर कम होते जाते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर 10 गुना बढ़ा दिए तो रैंडम एरर 10 गुना कम हो जाते हैं। जितने गुना एक्सपेरिमेंट्स बढ़ेंगे उतने ही गुना रैंडम एरर्स कम होते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 5 रीडिंग ली जाए तो रैंडम एरर x है। रैंडम एरर क्या होगा अगर 50 रीडिंग ली जाए तो चिल्ड्रन, रीडिंग कितने टाइम्स बढ़ गई? न्यू रीडिंग अपॉन ओल्ड रीडिंग्स। नई रीडिंग्स कितनी है? 50 बार एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले कितनी रीडिंग्स थी? 5 बार, यानी कि 10 गुना ज्यादा रीडिंग्स मिल गई हमें। अगर हम 10 गुना ज्यादा रीडिंग्स लेंगे तो रैंडम एरर भी 10 गुना कम हो जाएगा। तो जो नया रैंडम एरर है, 5 में रैंडम एरर है x, तो 50 में रैंडम एरर हो जाएगा x/10। तो अगर रीडिंग 10 गुना बढ़ गई है तो रैंडम एरर 10 गुना कम हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम एरर।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रू वैल्यू। मैंने अभी अभी कहा कि किसी भी रीडिंग में गलती तो होगी ही, एरर तो होगी ही। तो क्या हम रीडिंग लेना ही बंद कर दें? ये तो हो नहीं सकता, रीडिंग तो लेनी ही पड़ेगी। तो फिर हम किस रीडिंग को सही माने? हर रीडिंग में तो गलती है। तो चिल्ड्रन, रीडिंग की एग्जैक्ट वैल्यू, किसी भी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नामुमकिन है, लेकिन दुनिया को कुछ तो बताना है। अगर मैं पूछूंगा आपका मास कितना है, तो क्या आप ये रिप्लाई दोगे, मेरा मास निकालना इम्पॉसिबल है? कुछ तो बताना पड़ेगा लोगों को, कुछ तो दुनिया को बताना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन, हम दुनिया को ट्रू वैल्यू बताते हैं। अब देखिए ट्रू वैल्यू कैसे मेजर की जाती है। बहुत सारी रीडिंग ली जाती है और इन रीडिंग्स का एवरेज कर दिया जाता है। तो ट्रू वैल्यू क्या है? द मीन वैल्यू, मीन मतलब एवरेज वैल्यू। द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द रीडिंग्स इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। यानी हम बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं और उन बहुत सारी रीडिंग्स को एवरेज कर देते हैं, और जो भी एवरेज वैल्यू आई हम उसे ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हाँ भाई यही रीडिंग है, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो ट्रू वैल्यू क्या है? बहुत सारी रीडिंग लो और उनका एवरेज निकाल लो, वो है ट्रू वैल्यू। तो चिल्ड्रन, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में लेंथ को मेजर किया गया। अलग अलग लोगों ने मेजर किया, अलग अलग टाइम पे मेजर किया। तो उन्हें लेंथ की ये रीडिंग्स मिली, 1.62, 1.62, 1.61, 1.63, 1.61 और 1.64। तो आखिर वो दुनिया को क्या रीडिंग दिखाए? क्या है ट्रू वैल्यू? इनमें से किसको ट्रू वैल्यू माना जाए? तो चिल्ड्रन, ट्रू वैल्यू होती है सारी रीडिंग्स की एवरेज। तो आप सारी रीडिंग्स की एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालना आपको आना चाहिए, सबको ऐड कर देंगे। प्लस 1.61 प्लस 1.64, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। 6 रीडिंग्स है ना, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6। तो ट्रू वैल्यू हो जाएगी 4 और 1 5, 6 7 8 और 1 9 10 11 12 13, 6 12 18 24 30 36 और एक 37 और ये 9.73 हो जाएगा। डिवाइड बाय 6 करेंगे अब इसको। 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 1 6 6 और ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो चिल्ड्रन, ये हमें रिजल्ट आया। अब ये ट्रू वैल्यू नहीं है। ये ट्रू वैल्यू क्यों नहीं है भाई? अभी अभी तो आपने बोला एवरेज लेंगे तो ट्रू वैल्यू आ जाएगा। ये ट्रू वैल्यू नहीं है। इसका रीजन ये है, इन सारी रीडिंग्स को ध्यान से देखो। ये सारी रीडिंग्स एक ऐसे स्केल से ली गई है जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रीड कर सकता है। देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रीड कर सकता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो जो ट्रू वैल्यू है उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए। तो जो ट्रू वैल्यू होगी इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। डेसिमल के बाद सिर्फ ये 2 डिजिट बचना चाहिए, तो इस 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 बचेगा। तो ट्रू वैल्यू है 1.62। तो ट्रू वैल्यू निकालते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही मेजर कर सकता है। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए। अगला कंसेप्ट है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है आपने जो रीडिंग ली है उसमें कितनी गलती है। एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा ए। तो एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है? ये ट्रायंगल का मतलब है एरर और ए का मतलब है रीडिंग, तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, द एरर इन रीडिंग ए। तो क्या फॉर्मूला है इसका? द एरर इन रीडिंग ए इज रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। और यहां पे देखो मॉड लगा है, यानी कि अगर इस सब्सट्रैक्शन का आंसर नेगेटिव भी आ जाए तब भी हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करना है। तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी अभी किया उसमें एब्सोल्यूट एरर्स निकालना है सभी रीडिंग में। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं।
ये देखिए, ये था पिछला न्यूमेरिकल जो हमने किया था। ये थी सारी रीडिंग्स और ये थी ट्रू वैल्यू। अब हमें हर एक रीडिंग में कितनी गलती है, हर एक रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर कितनी है वो निकालनी है। ओके, तो मैं इसको यहां पे ऐसा रख देता हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है द एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा? द एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, और इसको इस तरह से लिखा जाएगा रीडिंग 1 माइनस ट्रू वैल्यू। अब आप देख सकते हैं जो पहली रीडिंग है वो 1.62 है और ट्रू वैल्यू 1.62 है, तो दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1.62 माइनस 1.62 मॉड में, तो आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 4, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 5 और एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 6 निकाल लेते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 क्या होगा? रीडिंग 2 माइनस ट्रू वैल्यू। रीडिंग 2 है 1.62, रीडिंग 3 है 1.61, रीडिंग 4 है 1.63, रीडिंग 5 1.61, रीडिंग 6 1.64। तो ये सब लिख देता हूं रीडिंग्स। रीडिंग 1 है रीडिंग 2 है 1.62, रीडिंग 3 1.61, 1.63, 1.61। ये लो सारी रीडिंग्स मैंने लिख दी है। फिर एक मॉड लगाना पड़ेगा। मॉड का मतलब आंसर चाहे नेगेटिव हो, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। माइनस 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 माइनस। ट्रू वैल्यू है 1.62, 1.62, 1.62। तो इसमें हो जाएगा 0। इसमें 1.61 माइनस 1.62 माइनस आंसर आता है, पर हम माइनस नहीं लिखेंगे। ये देखिए मॉड है, यहाँ पे हम प्लस आंसर लिखेंगे, तो 0.01। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 0.01। यहाँ पे भी देखिए, अब मैं नेगेटिव आंसर नहीं लिख रहा हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव आएगा, पर लिखा पॉजिटिव है, और यहाँ आ जाएगा 0.02। तो दीज आर ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द रीडिंग्स। हर एक रीडिंग में इतनी एरर है। पहली रीडिंग में कोई एरर नहीं है, दूसरी रीडिंग में कोई एरर नहीं है, तीसरे में इतना, चौथे में, पांचवें में, छठवें में इतना एरर है। अगला कंसेप्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके नाम से ही क्लियर है, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐसा लिखा जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 डॉट 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 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है भाई, प्रीवियस क्वेश्चन में मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो ये सब एब्सोल्यूट एरर्स थे, 0, 0, 0.1, 0.1, ये सब हमारे एब्सोल्यूट एरर्स थे। तो अब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालता हूं। द मीन एब्सोल्यूट एरर इज, पहला था 0, पहला एब्सोल्यूट एरर था 0, 0, 0.1, 0, ये सब मैं लिख देता हूं। 0 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय टोटल रीडिंग कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 6। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 0.0, 6 8 48, 2 0, 6 3 18, 0.10 यहाँ पे भी आया, 0.00833। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। पर चिल्ड्रन, आपको पता है कि हमने रीडिंग एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली है जो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट मापता है। यहाँ पे डेसिमल के बाद तो बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद सिर्फ ये 2 डिजिट बचने चाहिए, मतलब इस 8 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और क्योंकि ये डिजिट 5 से बड़ा है, जब डिजिट 5 से बड़ा है तो ये जो नंबर होता है उसे 1 बढ़ाना पड़ता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी 0.01।
ये 0.008 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 0.01। तो अब हम फाइनल रीडिंग लिखते हैं। तो फाइनल रीडिंग होगी, ट्रू वैल्यू है 1.62 और गलती कितने की है, एवरेज गलती कितने की है 0.01। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 0.01। इस तरीके से फाइनल रीडिंग लिखी जाती है। हम फाइनल रीडिंग ऐसे क्यों लिखते हैं? आंसर है ईमानदारी। हम ईमानदार हैं इसीलिए हम फाइनल रीडिंग ऐसे लिखते हैं। हमने ये 6 एक्सपेरिमेंट, ये 6 रीडिंग्स ली, हमने 6 रीडिंग्स ली। फिर 6 रीडिंग्स लेने के बाद हमने ट्रू वैल्यू निकाला, हर एक रीडिंग की गलती निकाली, फिर गलती का एवरेज निकाला। और ये सब करने के बाद मैं फाइनली ये कहूंगा कि मैंने जो रीडिंग ली, मैंने जो लेंथ मेजर की वो 1.62 है। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ ये मान रहा हूं कि ये 1.62 में 0.01 का एरर हो सकता है। यानी कि जो असली रीडिंग है वो 1.61 भी हो सकती है और 1.63 भी हो सकती है। तो ये है फाइनल रीडिंग। तो कोई भी साइंटिफिक रीडिंग हमेशा इसी तरीके से लिखी जानी चाहिए, यानी कि ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस 0.01 की एवरेज गलती। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो भी व्यक्ति है जिसने रीडिंग ली है वो बहुत ईमानदारी से कह रहा है कि उसने रीडिंग तो ली है 1.62, लेकिन उसमें 0.01 की गड़बड़ हो सकती है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द फाइनल रीडिंग। अब देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। कई बार रिलेटिव एरर को ऐसे भी लिखा जाता है, एरर इन रीडिंग अपॉन एक्चुअल रीडिंग। ये रिलेटिव एरर है, एरर इन रीडिंग अपॉन एक्चुअल रीडिंग। कई बार रिलेटिव एरर को इस तरह से भी लिखा जाता है, एरर इन क्वांटिटी ए अपॉन द एक्चुअल क्वांटिटी ए। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, एरर इन क्वांटिटी बी अपॉन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑन बी। तो ये भी रिलेटिव एरर है, ये भी रिलेटिव एरर है, ये भी रिलेटिव एरर है, ये भी रिलेटिव एरर है। ये तो लिखने का तरीका है। अब इतना बड़ा रिलेटिव एरर कौन लिखे बार बार, तो हम ये सिंबल्स की मदद से रिलेटिव एरर लिख देते हैं। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रिलेटिव एरर इन ए। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रिलेटिव एरर इन बी। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रिलेटिव एरर इन रीडिंग। और रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला है, जो मीन एरर है अपॉन ट्रू वैल्यू। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेटिव एरर। तो हमें पता है रिलेटिव एरर इज, कितनी मीन मिस्टेक हुई थी, डेल्टा ए मीन 0.01 था और ट्रू वैल्यू क्या थी 1.62। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.00617। तो ये है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला कंसेप्ट है परसेंटेज एरर। अगर हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे परसेंटेज एरर कहा जाता है। और परसेंटेज एरर 5% से कम होना चाहिए। अगर परसेंटेज एरर 5% से ज्यादा आ रहा है, यानी कि आपने जो रीडिंग्स ली है उसमें आपने कुछ गड़बड़ की है, आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज एरर, इज द रीडिंग एक्सेप्टेबल। तो हमें पता है परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इनटू 100। चिल्ड्रन इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, रिलेटिव एरर इन ए इनटू 100। तो कितनी आई थी भाई रिलेटिव एरर हमारी 0.00617। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो परसेंटेज एरर है वो बन जाएगा 0.617%। तो 0.617% की गलती है।
क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एरर 5% से, सॉरी, परसेंटेज एरर 5% से कम होना चाहिए और ये 5% से कम है, तो जो रीडिंग है वो एक्सेप्टेबल है। ये रीडिंग चल जाएगी। ना चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट बार बार किया। एक्सपेरिमेंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। तो जब उसने बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो उसे ये रीडिंग्स मिली, 1 2 3 4 5 6, 6 बार उसने एक्सपेरिमेंट किए, उसे ये रीडिंग्स मिली। तो उसे कौन सी रीडिंग रिपोर्ट करनी चाहिए और क्या ये रीडिंग्स एक्सेप्टेबल है? तो चिल्ड्रन, हमें सारा प्रोसेस करना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू निकालनी होगी, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे, तब जाके रीडिंग मिलेगी, फिर रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, फिर परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। ओके, तो पूरे प्रोसेस, जितने प्रोसेस हमने अभी एक एक करके सीखे, अब इस क्वेश्चन में सारे प्रोसेस एक साथ करने हैं। तो चालू करते हैं प्रोसेसेस। पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है एवरेज। इन सबका एवरेज निकाल लेते हैं। 1.50 प्लस 1.51 प्लस 1.51 प्लस 1.52 प्लस 1.50 प्लस 1.53 डिवाइडेड बाय 6। 3 4 5 6 7, 5 10 15 20 25 30 और 9.07 डिवाइड बाय 6। तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 30, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 6 एंड सो ऑन। ओह, यहाँ पे एक 1 और आएगा। तो ये है ट्रू वैल्यू। पर ये स्केल तो सिर्फ 2 डिजिट माप सकता है, यहाँ पे तो बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो यहाँ से तीसरे डिजिट से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जो ट्रू वैल्यू आएगी वो होगी, इस 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये वाला 1 चेंज नहीं होगा। जो ट्रू वैल्यू आएगी वो आएगी 1.51। तो हमें ट्रू वैल्यू मिल गई। अब हमें हर एक रीडिंग में गलती ढूंढना है। तो एरर इन रीडिंग 1, एरर इन रीडिंग 2, एरर इन रीडिंग 3, एरर इन रीडिंग 4, एरर इन रीडिंग 5, एरर इन रीडिंग 6। यानी कि रीडिंग और ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये रीडिंग 1.50, ट्रू वैल्यू है 1.51। तो कितने का गलती हुआ पहले रीडिंग में? 0.01। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। फिर 1.51 1.51, कोई गलती नहीं। 1.51 1.51, कोई गलती नहीं। 1.52 1.51, 0.01 की गलती। 1.50 1.51, 0.01 की गलती। 1.53 1.51, 0.02 की गलती। तो सारी इंडिविजुअल गलतियां मिल गई। अब हमें निकालना पड़ेगा मीन गलती कितनी है, गलतियों का एवरेज कितना है। ओके, तो अब मैं मीन गलती निकाल रहा हूं। तो मीन गलती हो जाएगी 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0.01। ये हो जाएगा 0.2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 0.05 डिवाइड बाय 6। तो जो डेल्टा ए मीन है ये आ जाएगा 0.0081 एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कि डेल्टा ए मीन को भी राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो इस 8 को राउंड ऑफ करूंगा तो डेल्टा ए मीन का वैल्यू आ जाएगा, देखिए ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स हैं। इस 8 को राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 0.01। तो ये है मीन गलती। एवरेजली इतनी गलती हुई है। तो फाइनल रीडिंग हमें क्या बतानी चाहिए? हमारी फाइनल रीडिंग है 1.51, ट्रू वैल्यू 1.51 आया, लेकिन हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 0.01 ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये है फाइनल रीडिंग। अब क्या ये रीडिंग एक्सेप्टेबल है, देखते हैं। तो रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर होता है
डेल्टा ए मीन जो कि 0.01 है अपॉन ट्रू वैल्यू जो कि है 1.51। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0066। अब जो परसेंटेज एरर है वो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, तो 0.0066 इंटू 100 ये हो जाएगा 0.66%। तो चिल्ड्रन ये 5% से कम है, इसीलिए रीडिंग एक्सेप्टेबल है। रीडिंग इज एक्सेप्टेबल। अगला क्वेश्चन, एक केबल है, उसका लेंथ दिया है 150 ± 5 मीटर। व्हाट इज द रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर? बहुत इजी क्वेश्चन है। जो रिलेटिव एरर होता है इट इज इक्वल्स टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। सर आपने तो बोला था एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू ही होता है। तो यहां पे एरर क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे एक ही रीडिंग है, तो एब्सोल्यूट एरर लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता। सॉरी मीन आई एम रियली सॉरी। रिलेटिव एरर होता है मीन एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। क्योंकि यहां पे एक ही रीडिंग है तो मीन एरर लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक ही रीडिंग का जो मीन है वही रीडिंग ही है। तो यहां पे मीन एरर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही रीडिंग है तो एरर लिखोगे तो भी काफी है। तो एरर है 5 का और ट्रू वैल्यू है 150। तो ये हो जाएगा 1/30 जो हो जाएगा 0.333। ये है रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? सॉरी 0.0333। परसेंटेज एरर मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 0.0333 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो 3.33% का एरर है, एक्सेप्टेबल एरर है। 5% के नीचे है तो एक्सेप्टेबल है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक गोल्ड का बिस्किट है और उसका मास है 10.0 ग्राम। रिलेटिव एरर क्या है? अब इस क्वेश्चन में सिर्फ रीडिंग दी है, गलती नहीं दी। तो अब गलती कैसे पता लगाएं? चिल्ड्रन, कभी भी किसी रीडिंग का जो आखिरी डिजिट होता है वो डाउटफुल होता है। तो ये जो आखिरी डिजिट है ये डाउटफुल है, यानी ये 10.0 की जगह 10.1 भी हो सकता है, 9.9 भी हो सकता है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना जिसका नाम 0 है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, जो रीडिंग है वो है 10 ± 0.1 ग्राम। क्योंकि ये रीडिंग एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है जो 0.1 ग्राम मेजर कर सकता है, छोटे से छोटा। तो ये आखिरी वाला जो ये 0.0 ग्राम लिखा है ना, उस 0.0 में थोड़ी सी गलती होने के चांस है। तो अगर सिंगल रीडिंग है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट दिख रहा है तो 0.1 लिखना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखते तो 0.01। डेसिमल के बाद 4 डिजिट दिखते तो 0.0001। डेसिमल के बाद 5 डिजिट दिखते तो 0.00001। इस तरीके से। तो ये है रीडिंग। अब रिलेटिव एरर आराम से निकल जाएगा। रिलेटिव एरर हो जाएगा गलती अपॉन ट्रू वैल्यू, ये हो जाएगा 0.01। और परसेंटेज एरर हो जाएगा 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1% का एरर है, एक्सेप्टेबल है। गोल्ड में भी 1% का एरर एक्सेप्टेबल है।